स्टूडेंट इंस्ट्रक्टिव बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आरती मैडम आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चन आंसर। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको बुक के जो अंदर के क्वेश्चन आंसर है वो करवाए थे। आज हम जो एक्सरसाइज है जो कि एनसीईआरटी बुक में दी गई है, पीछे के जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका आज हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज पेज नंबर 67 पे जो दिए गए हैं, इसमें सबसे पहले है मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। इसमें ये दिखाया है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो ये आंसर ये इस तरह से कि हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे और बीच में प्लांट सेल और फिर एनिमल सेल, और उसका बताते जाएंगे कि किसमें कौन सी चीज़ प्रेजेंट है और कौन सी एब्सेंट है। जैसे सेल वॉल है, जैसे मैंने बताया कि प्लांट सेल जो है उसमें ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सेल वॉल जो है वो आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल में और अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि एनिमल में आउटर जो है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है। शेप ऑफ सेल, जैसे जो प्लांट सेल है वो रेक्टेंगल होगी या फिर वो स्क्वायर होगी। ठीक है, अर्थात उसके डिस्टिंक्ट एजेस हमको दिखाई देंगे। ये एज यानी किनारे हमें प्लांट सेल में आराम से दिखाई देंगे, जबकि एनिमल सेल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एनिमल सेल या तो राउंड होगी या फिर इरेगुलर शेप की होगी। ठीक है, तो उसमें कोई ऐसे एजेस नहीं दिखाई देते। थर्ड है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो, जैसे हमको पता है कि जो प्लांट सेल है उसमें जो एक बीच में वैक्यूल होती है, बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, जिसके कारण जो न्यूक्लियस होता है वो ए सेंट्रली सिचुएटेड होता है ना, बीच में सिचुएटेड नहीं होता। जबकि एनिमल में क्या होगा, एनिमल में क्या होता है कि बहुत सारी जो वैक्यूल्स होती है वो छोटी छोटी वैक्यूल्स पाई जाती हैं और बीच में सेंट्रली सिचुएटेड न्यूक्लियस होता है। तो ये एक डिफरेंस है। ठीक है। लाइसोसोम जो है वो रेयरली प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट भी होंगे तो भी बहुत ही कम, यानी बहुत ही एक दो ही जो ऐसे एग्जांपल हमें दिखेंगे जिसमें कि लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। जबकि एनिमल सेल्स में क्या है, ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा पाए जाते हैं। अब बात प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स का मैंने जैसे बताया था, क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये जो पाया जाता है वो केवल प्लांट में ही होता है, क्योंकि वो भोजन बनाने में हेल्प करता है। जबकि एनिमल जो है वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, इसलिए उनमें प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल में देखेंगे कि इसमें हमने जैसे पहले ही पता है कि सिंगल और अ फ्यू लार्ज वैक्यूल, यानी एक ही वैक्यूल ज़्यादा बड़ी पाई जाती है, दैट इज सेंट्रली लोकेटेड, ये भी हमने देख चुके हैं। जबकि इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस एंड स्मॉल वैक्यूल्स, यानी बहुत सारी पाई जाएंगी परंतु छोटी छोटी होगी, यानी वो शेप में बहुत छोटी होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये डिफरेंस हमने बताया। ये न्यूक्लियोइड अलग से लिखा गया है, वैसे तो ये न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियोइड के रूप में है, तो इसको हम काट देंगे, ये कोई यानी ये इसका कोई यहाँ पे अर्थ नहीं है। अब आता है सेकंड जो है कि यानी 10th क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। ये मैंने क्वेश्चन 4 में ही आपको बता दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। What would happen if the plasma membrane ruptures और break down। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग होती है सेल की, अगर वो रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, तो क्या होगा। ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। तो इफ़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन देन मॉलिक्यूल्स ऑफ सम सब्सटेंसेस विल फ्रीली मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चूँकि अगर कोई भी थैली है वो फट गई तो उसके पूरे कंटेंट कहाँ निकल आते हैं, बाहर, और फ्रीली मूव करते हैं। इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो गई तो उसका जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ मैकेनिकल बैरियर, है ना, क्योंकि ये एक मैकेनिकल बैरियर के रूप में होती है, अर्थात वो उसको उन चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए होती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स थ्रू ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन इन सेल विल नॉट
टेक प्लेस। अगर वो पूरी की पूरी रप्चर हो जाएगी तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो उसके चारों तरफ जो मटेरियल एक्सचेंज होता है, यानी हमने पहले ही बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर जाने की इजाज़त देती है। तो वो सभी भी इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पूरी की पूरी अगर वो फट गई है तो। ठीक है, क्वेश्चन 12 है वॉट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ़ देयर वॉज नो गोल्जी अपरेटस। अब जैसे इन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो क्या होगा, गोल्जी अपरेटस नहीं हो तो क्या होगा। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन जैसे हैं कि हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा। तो इसका आंसर ये है कि गोल्जी अपरेटस जो है हैज़ द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। हमने जैसे पहले ही बताया कि गोल्जी अपरेटस का क्या काम है, स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है मटेरियल्स की, क्योंकि उसमें जो वेसिकल्स होते हैं, सिस्टर्नी होते हैं, हमें बताया। तो ये जो है वो सभी क्या है, पैकेजिंग का काम करता है, गोल्जी बॉडी के अंदर होते हैं, पैकेजिंग का मटेरियल पैकेजिंग का काम होता है। ठीक है, और डिस्पैचिंग ऑफ मटेरियल, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाने का काम भी इसमें होता है। तो ये सभी क्या होगा, विल स्टॉप्ड, यानी स्टॉप्ड हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा अगर गोल्जी अपरेटस उसमें नहीं है तो। अब आता है कि विच ऑर्गेनेल इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई, यानी इसमें कहा गया है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो पावर हाउस कहलाता है सेल में और क्यों कहलाता है। तो हमको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है आर नोन एज the powerhouse of the cell. It is because it release the energy required for different activities of the life, यानी जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की आवश्यकता होती है वो पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया से ही ली जाती है। ठीक है, क्यों होती है उसमें, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो एनर्जी होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में संचित होती है, और ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं वो एसेंशियल फॉर न्यूमरस केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। और ये जो एनर्जी होती है वो हमें जैसे एनिमल्स को मूवमेंट करने में, जैसे चलने में, दौड़ने में, हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है वो कहाँ से मिलती है, हमको हमारे शरीर से मिलती है। ठीक है, हैंस एटीपी इज़ द ऑफन रिफर टू एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसलिए इसे, जैसे हम रुपए कुछ देकर कोई चीज़ लेते हैं, उसी तरह हमें यदि हमें बॉडी में एनर्जी की आवश्यकता है तो वो हमें एटीपी के रूप में ली जाती है, यानी संचित रहती है, उसी से हम अपनी एक्टिविटीज़ में उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। इसलिए एटीपी को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन constituting the cell membrane get synthesized, यानी लिपिड प्रोटीन जो है वो किस तरह से जो कि सेल मेम्ब्रेन बनाने में भाग लेते हैं। हमको जैसे पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, हमें पहले ही पता है, तो वो कहाँ बनते हैं ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिपिड एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। जैसे हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्नी है उसमें ये राइबोसोम अगर लगे हैं तो वो क्या है, RER, और नहीं लगे हैं तो वो क्या है, SER। ठीक है, तो इस तरह से वो लिपिड और प्रोटीन की साइट है, वहाँ पे लिपिड और प्रोटीन बनते हैं। जैसे RER है वहाँ वो है क्या, साइट ऑफ प्रोटीन, और SER है वो क्या है, साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। तो ये हमें पूरा लिखना पड़ेगा कि RER काय की साइट है और SER काय की साइट है। ठीक है, हाउ डज ऑन अमीबा ऑब्टेन इट्स, हाउ डज एन अमीबा, एन अमीबा क्यों लिखा है, क्योंकि ए से शुरू है इसलिए एन लगा है। एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, यानी ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो ये थ्रू द अमीबा जो है वो एंडोसाइटोसिस के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। अर्थात एंडोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो इन्वेजिनेट हो जाती है और वहाँ से फूड पार्टिकल्स अंदर की ओर आ जाता है उसके शरीर के अंदर। ठीक है, उसको हमने पहले ही पढ़ा था, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एज इट्स सेल मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल, जैसे हमको पता है कि अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और वो इस तरह से इन्वेजिनेट होकर दो स्यूडोपोडिया बना लेते हैं। ये स्यूडोपोडिया जो है वो चलने में भी इसमें हेल्प करते हैं और भोजन लेने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे वो जैसे इसमें दिखाया गया है कि जैसे ही कोई फूड पार्टिकल इसके पास आता है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट हो जाती है और उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेती है, और लेने के बाद उसका पूरा पाचन हो जाता है। पाचन एसिमिलेशन होने के बाद जो फूड मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसको 5 प्रोसेसेस में बांटा है, इंजेशन,
इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। यहाँ पे टी साइलेंट है तो वो मैंने नहीं लिख पाया, आप लोग लिख देना EGESTION, इजेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दिखाया गया है इजेशन, इंजेशन का मतलब है फूड का अंदर आना। ठीक है, और जो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड में इंजेशन ही दिखाया गया, इंजेशन यानी फूड को अंदर की ओर लेना। ठीक है, और सेकंड और थर्ड, सेकंड और ये वाले दो, इसमें सेकंड में क्या दिखाया गया है कि डाइजेशन दिखाया गया है, डाइजेशन में जो फूड पार्टिकल जो अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद थर्ड है एब्जॉर्प्शन, यानी जो डाइजेस्ट फूड है वो पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि वो जो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और पूरी एनर्जी जो है वो इसके विभिन्न विभिन्न क्रियाकलापों में यूज़ होती है, जैसे मूवमेंट में या फिर रेस्पिरेशन में या फिर लोकोमोशन में, एक्सक्रीशन में, जो भी अगर एनर्जी इसमें लगती है तो वो सभी किससे प्राप्त होती है, जो भोजन अभी बनाया गया है और जो संचित है भोजन और जो एनर्जी में ट्रांसफ़र हो चुका है, वो सभी भोजन जो है वो बाद में, वो जो एनर्जी है वो बाद में ये ले लेता है, उसे एसिमिलेशन कहते हैं। और इजेशन यानी जो भोजन अब ये पच चुका है, ठीक है, अब ये भोजन जो पच चुका है और अब ये बाहर निकलने के लिए तैयार है, इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को इजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि फूड पार्टिकल इसके पास आएगा, इसके दोनों जो स्यूडोपोडिया है वो, इसकी दोनों जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये पास आ जाती है, और ये स्यूडोपोडिया ने पैरों के जैसे हो जाती है, और बाद में ये दोनों मिल जाते हैं और इस तरह से फूड अंदर आ जाता है। ठीक है, अंदर आने के बाद क्या होता है, इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो इसका पाचन कर देते हैं फूड का, और फूड का पाचन करने के बाद ये फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ना, पूरी बॉडी में ये मिल जाता है, इस तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है, उसका पूरी बॉडी में मिल जाता है। और बाद में जो अपच भोजन होता है, जो अपचा भोजन होता है, जो कि ह्यूमंस की बड़ी आंत उससे निकलता है, लार्ज इंटेस्टाइन से, उसी तरह इसमें जो फूड वैक्यूल है उसमें जो अपच भोजन रहता है वो बाद में इससे बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से 5 प्रोसेसेस हैं अमीबा के न्यूट्रिशन में, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, अब आता है कि, और ये भी लिखा है कि अ फूड वैक्यूल गर्डलिंग इट विच इज़ असिस्टेड बाय द स्यूडोपोडिया अमीबा सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रिंग अबाउट डाइजेशन ऑफ द एनगल्फ फूड पार्टिकल वंस फूड इज ट्रैप्ड। जब एक बार फूड ट्रैप्ड हो जाता है, उसके अंदर चला जाता है, तो इसमें कई डाइजेस्टिव एंजाइम इस पर वर्क करते हैं और उसको पचा लेते हैं। अर्थात जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो काय में बदल जाते हैं, सिंपल में। ठीक है, में टूट जाते हैं, और इस तरह सिंपल में टूटने के बाद जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो CO2 और H2 में टूट जाता है, और इस तरह से भोजन जो है वो ATP के रूप में संचित रहता है और पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, तो हमें पता है कि ऑस्मोसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि दो लिक्विड है, जैसे ये सेल है और इसके अंदर सेल सेफ है, और इसको अगर वाटर में डुबाया जाता है तो क्या होगा, जो वाटर है वो अंदर की ओर चला जाएगा और सेल जो है स्वेल हो जाएगी या फूल जाएगी। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर कंटेंट कहाँ ज़्यादा है, बाहर, अर्थात हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन बाहर है और लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन अंदर है। तो जैसे इसमें बताया कि हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन जाता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्थात जो सेल की जो वॉल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की भांति कार्य कर रही है। अब आगे देखते हैं, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। उन्हें ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया है, जिसमें कि बोला है कि टेक 4 पील्ड पोटैटो हाफ्स एंड स्कूप ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स। वन ऑफ दिस पोटैटो कप शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो। उन्होंने क्या कहा है कि 4 पोटैटो कप बनाने हैं, ऐसे 1 2 3 4, यानी इसके जो अंदर का पूरा मटेरियल है वो निकाल देना है। ये एक पोटैटो है चारों, और उसके अंदर का जो मटेरियल है वो निकाल देना है। और ये चौथा जो डी है वो बॉइल्ड होना चाहिए, यानी उबला हुआ होना चाहिए। अब इसको हम वाटर कंटेनर में रखेंगे, और इसमें एक जो इसको नाम देंगे A, B, C और D। तो A का जो है उसको भी वाटर में रखा है, ऐसे कंटेनर में रखा है जिसमें वाटर है, और
जो ए जो है उसमें कुछ भी नहीं डालना है, बी में जो है वो शुगर सॉल्यूशन डालना है, और सी में सॉल्ट सॉल्यूशन डालना है, और डी में भी शुगर सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया है आगे, पुट टीस्पून सॉल्ट इन कप सी, पुट 1 टीस्पून सॉल्ट इन बॉइल्ड पोटैटो डी। ठीक है, तो क्या करना है कि एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्ड इन द होलोड पोर्शन बी और सी, यानी उन्होंने बताया कि बी और सी में वाटर क्यों जमा हुआ, पोटैटो ए को हमने खाली क्यों रखा, और एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन होलोड कप पोर्शन ए एंड डी में पानी जमा क्यों नहीं हुआ। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वाटर एक्यूमुलेशन क्यों हुआ बी और सी में, क्योंकि पानी जो है वो वहाँ पे एंडो ऑस्मोसिस हुई है। बी और सी में क्या हुआ है, वाटर जो है इसमें चूँकि शक्कर है और इसमें सॉल्ट है और पानी बाहर कंटेनर में भरा हुआ है, तो ये जो पोटैटो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, और इसके अंदर जो शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन डाला है तो एंडो ऑस्मोसिस हुई, अर्थात पानी जो है वो हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन गया है, क्योंकि इसमें पानी मॉलिक्यूल्स कम है। तो यहाँ पे ये पानी, ये जो बाहर का पानी वो अंदर जाके भर जाता है, इसलिए इसमें हमें पानी दिखाई दिया है। अब उन्होंने कहा है कि ए और बी में डी में वाटर क्यों नहीं आया, तो ए जो है वो खाली है और डी जो है वो बॉइल्ड है। ठीक है, तो इसमें पानी इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें कोई एम्प्टी है ये, यानी इसमें कुछ भी नहीं है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स तो तभी जाएंगे ना जब दो यानी जिसमें कंसंट्रेशन में थोड़ा अंतर होगा तभी वाटर मॉलिक्यूल जाते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें चूँकि बॉइल्ड हो गई है, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो बॉइल्ड हो गई है। बॉइल्ड हो गई का मतलब ये डेड है। क्या है ये, डेड। इसलिए यहाँ पे चूँकि शुगर तो इसमें डली हुई है, परंतु फिर भी वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो डेड है। ठीक है, और ए को खाली इसलिए रखा है क्योंकि ये हम तभी तो कंपेयर कर पाएंगे बी सी और डी को, इसलिए उन्होंने एक जो है उसको खाली रखने को कहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि बी और सी में जो है वो एंडोऑस्मोसिस हो जाएगी, और डी और ए में कोई भी अंतर नहीं आएगा, ए और डी में। तो इस तरह से ये समझाया गया है। ठीक है, which type of cell division is required for growth and repair of body and which type of is involved in formation of the gametes। तो इसमें बताया गया है कि कौन कौन से जो वो है, कौन कौन से डिविजन्स हैं वो इन दोनों इसमें काम आते हैं। जैसे देयर आर 2 ways in which cell divides, 2 तरह से सेल जो है वो डिवाइड होती है, एक माइटोटिकली और एक मियोटिकली। तो माइटोसिस कब होती है, माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न दैट इज़ इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। ठीक है, जब बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर की आवश्यकता होती तभी माइटोटिक डिवीज़न होता है, और इसमें जो है वो जो क्रोमोसोम का संख्या होती है वो मदर के जितनी ही होती है, यानी उसमें कोई भी कमी और ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह का जो डिवीज़न है उसको क्या कहते हैं, वो पेरेंटल डिवीज़न, यानी पेरेंट के जैसा ही उसमें क्रोमोसोमल संख्या पाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि मियोसिस में अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट्स जिन सेल्स जो यानी रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ में गैमेट्स बनते हैं वहाँ पर ही इस तरह का सेल डिवीज़न होता है, जिसमें इसमें क्रोमोसोम की संख्या मदर से या यानी पेरेंट सेल से आधी रह जाती है। ठीक है, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, रिडक्शन डिवीज़न। रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें एक जो वो है क्रोमोसोम उसकी कमी हो रही है, इसलिए इसे रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। तो इस तरह से मैं ये जो हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के पूरे क्वेश्चंस आज यहाँ समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसे लाइक कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।